10 मीटर अगर डेप्थ में चले जाएं तो यानी कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, तो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा यानी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम 10 मीटर की डेप्थ में गए हैं। अगर हम टोटल 20 मीटर की डेप्थ में चले जाएंगे यानी कि 10 मीटर और ज्यादा इंक्रीज करते हैं यहाँ पर, तो टोटल 20 मीटर की डेप्थ हो जाएगी। तो 20 मीटर की डेप्थ में अब ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 10 मीटर क्योंकि इंक्रीज हुआ तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 से टोटल हो जाएगा 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम करने जा रहे हैं 2016 माइजन पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 11 अ ब्लॉक ऑफ वेट W रेस्ट ऑन अ साइड ऑफ एरिया A, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज G, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द ब्लॉक। We know that जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि F डिवाइडेड बाय A। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो ब्लॉक एक सरफेस पर पड़ा हुआ है, तो फोर्स होगी वो W वेट होगा उसका, क्योंकि जो वेट है वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड होता है अर्थ के सेंटर की तरफ, तो फोर्स है वो अर्थ पर अप्लाई होगी यानी कि W वेट अर्थ पर अप्लाई होगा और उस ब्लॉक का एरिया जो A है, तो इस वजह से जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू आ जाएगा W ओवर A, तो यानी कि B पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल की तरफ चलते हैं। वाटर ऑफ डेप्थ 10 मीटर exert a pressure equal to atmospheric pressure, okay, and air bubble rises to the surface of a lake which is 20 meter deep. When the bubble reaches the surface, its volume is 6 centimeter cube. What is the volume of the air bubble at the bottom of the lake? अब इस MCQ को अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाटर की सरफेस है और उसने क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया है कि 10 मीटर डेप्थ पर जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो 1 atm है। तो अब देखिए सरफेस पर जो प्रेशर है वो 1 atm होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम 10 मीटर अगर डेप्थ में चले जाएं तो यानी कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 एट सरफेस पर है 1 और इंक्रीज हो गया, तो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा 2 atm यानी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम 10 मीटर की डेप्थ में गए हैं। अगर हम टोटल 20 मीटर की डेप्थ में चले जाएंगे यानी कि 10 मीटर और ज्यादा इंक्रीज करते हैं यहाँ पर, तो टोटल 20 मीटर की डेप्थ हो जाएगी। तो 20 मीटर की डेप्थ में अब ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 10 मीटर क्योंकि इंक्रीज हुआ तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 से टोटल हो जाएगा 3 atm यानी कि 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी कि जो डेप्थ है 20 मीटर की, वहां पर जो प्रेशर है वो मैं लिख देता हूं कि P एट डेप्थ जो है वो है 3 atm 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वहां पर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम एट डेप्थ वो हमने कैलकुलेट करना है। सरफेस पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं उसे PA लिख देता हूं और वो है 1 atm, और जो सरफेस पर वॉल्यूम है बबल का वो है 6 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि उसने क्वेश्चन में बता दिया है आपको यहाँ पर। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ बबल एट डेप्थ, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं यहाँ पर रिलेशन बनाऊं तो P एट डेप्थ एंड वॉल्यूम एट डेप्थ इज इक्वल टू होगा प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक लेवल एंड वॉल्यूम एट एटमॉस्फेरिक लेवल यानी कि सरफेस पर। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। प्रेशर एट डेप्थ 3 है, वॉल्यूम एट डेप्थ हमने कैलकुलेट करना है, प्रेशर एट सरफेस यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है और वॉल्यूम एट सरफेस जो है 6 है, तो वॉल्यूम एट डेप्थ आ जाएगा 6/3 जो कि होगा 2। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम होगा डेप्थ में 20 मीटर डीप इन लेक, तो A पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 13 देखते हैं। गैस इन अ कंटेनर ऑफ फिक्स वॉल्यूम इज हीटेड, व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। हम गैस को हीट कर रहे हैं फिक्स वॉल्यूम पर, तो क्या होगा। ए ऑप्शन है दे कोलाइड्स लेस फ्रीक्वेंटली, नो उनकी हीट इंक्रीज हो जाएगी, मोशन इंक्रीज हो जाएगी तो मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, तो ए पार्ट तो करेक्ट नहीं है। बी है दे एक्सपैंड, नो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड नहीं होते। सी ऑप्शन है दे मूव फास्टर, यस तो वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे क्योंकि उनका वॉल्यूम तो फिक्स है, तो उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और वो ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, मूव फास्टर करेंगे। डी पार्ट है दे मूव फर्दर अपार्ट, नहीं वो फर्दर अपार्ट मूव नहीं कर सकते क्योंकि वॉल्यूम हमने फिक्स किया हुआ, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हम, तो सी पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 14 है द डायग्राम शोस 2 लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर,
P and Q. Okay, the thermometers are identical except that Q has a capillary tube with a large internal diameter than P. Okay, which thermometer has the large range and which thermometer has the greater sensitivity? तो देखें, जो P की कैपिलरी ट्यूब है वो बहुत स्मॉल है, उसका एरिया स्मॉल है, और जो Q की कैपिलरी ट्यूब है उसका एरिया लार्ज है। तो P जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि हम इसमें हीट ऐड करेंगे तो ये एक्सपेंशन जो है यहाँ पर ज्यादा होगी, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का एरिया स्मॉल है, तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि ये थर्मामीटर सेंसिटिव है। क्यों थर्मामीटर को देखते हैं, क्यों थर्मामीटर कैपिलरी ट्यूब का एरिया बहुत लार्ज है, तो जब आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगी, यहाँ पर ज्यादा राइज नहीं आएगा वॉल्यूम में, जिसकी वजह से आप ज्यादा टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी रेंज ज्यादा होगी। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। P जो है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, Q की रेंज ज्यादा है। हम याद रखेंगे कि लार्जर रेंज जो है वो Q की है, Q की लार्जर रेंज है, एंड लार्जर सेंसिटिविटी P की है, तो C पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 15 देखते हैं। A slice of bread is placed under a red hot electrical grill to make toast. How does heat energy reach the bread? तो हीट एनर्जी कैसे ब्रेड तक पहुंचेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ग्रिल है तो ये रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगी और वो रेडिएशंस ब्रेड तक जाएंगी, जिससे ब्रेड तक हीट पहुंच जाएगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, नो, ना ही कंडक्शन होगी ना ही कन्वेक्शन होगी। बी ऑप्शन है कंडक्शन, नो। सी ऑप्शन है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, नो, कन्वेक्शन नहीं होगी यहाँ पर। डी ऑप्शन है ओनली रेडिएशन, यस, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 16 देखते हैं। The diagram shows the inside of a refrigerator. Okay, when the refrigerator is first switched on, what happens to the air near the cooling unit? तो क्या होगा, ये कूलिंग यूनिट है, इसके करीब जो एयर है वो कूल होगी, और जब हम मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उनको कूल करते हैं, तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो डिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से, उनके करीब आने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है The particles of the air become smaller. No, small molecules small या large नहीं होते, उनके में distance small या large होता है, तो फर्स्ट टू ऑप्शंस तो रॉन्ग है। सी ऑप्शन है move closer together. Yes, वो move close आ जाएंगे, और सी ऑप्शन है उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। नो, उनकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो डी ऑप्शन है move closer together एंड उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 17 देखते हैं। A water wave in a ripple tank refracts as it passes from deep water to shallow water. Okay, which property change as the wave refract? तो रिफ्रैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? We know that रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज हो जाती है वेव की, एंड उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, नो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अगेन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। सी ऑप्शन है स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, अगेन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो डी ऑप्शन देखते हैं स्पीड एंड वेवलेंथ, यस, डी पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होती है इन रिफ्रैक्शन। MCQs 18 देखते हैं। The diagram shows light incident on a plane mirror. Okay, which row gives the angle of reflection and the name of the PQ? यहाँ पर जो PQ है ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, तो हम इसे नॉर्मल का नेम देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सरफेस पर नॉर्मल है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर देखें, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? वी नो दैट कि रिफ्लेक्शन का लॉज है कि जिस एंगल पर रे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी। तो ये अगर इंसिडेंट एंगल 40 बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 40 डिग्री बनेगा नॉर्मल के साथ। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री, यस। द लाइन PQ इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन, यस, तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 19 देखते हैं। Which length is the focal length of the lens shown in the diagram? तो फोकल लेंथ वी नो दैट के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वो फोकस पॉइंट होता है, और उस फोकस पॉइंट का लेंस के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये डिस्टेंस बी पॉइंट शो कर रहा है, तो बी पार्ट ही करेक्ट होगा। MCQ 20 देखते हैं। The rays of light from a ray box passes through 3 lenses placed at position 1, 2 and 3. Okay, what type of lens is used at each position? हमें लेंस फाइंड करना है। अब देखें, हम देखते हैं कि ये रे जो है वो अगर स्ट्रेट पास होती तो कुछ इस डायरेक्शन में जाती,
लेकिन ये कन्वर्ज हो गई है। यहाँ पर ये जो लेंस यूज हुआ है इसे मैं कन्वर्जिंग लेंस कहूंगा। अब पॉइंट 2 पर देखते हैं। यहाँ पर भी जो रे है उसे अगर हम मैं स्ट्रेट ड्रॉ करूं तो कुछ इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, लेकिन ये सेंटर की तरफ कन्वर्ज हो गई है, तो पोजीशन 2 पर भी कन्वर्जिंग लेंस ही यूज हुआ है। पोजीशन 3 देखते हैं। यहां अगर हम देखें और रे की डायरेक्शन कुछ इस तरह है, लेकिन रे जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो गई है, बाहर की तरफ मुड़ गई है, तो यहां पर जो लेंस यूज हुआ है वो डाइवर्जिंग लेंस यूज हुआ है। अब ऑप्शंस को रीड करते हैं। पोजीशन 1 पर कन्वर्जिंग लेंस यूज हुआ है, यस। पोजीशन 2 पर कन्वर्जिंग लेंस यूज हुआ है, यस। पोजीशन 3 पर डाइवर्जिंग लेंस यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जिंग शो किया गया है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखते हैं। पोजीशन 1 पर कन्वर्जिंग लेंस यूज हुआ है, यस। पोजीशन 2 पर भी कन्वर्जिंग लेंस यूज हुआ है, यस। पोजीशन 3 पर डाइवर्जिंग लेंस यूज हुआ है, यस। तो बी पार्ट ही करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं। आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी लेक्चर में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।